नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी, हम भारत के इनकम टैक्स नियमों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे, खास तौर पर बैंक ट्रांजैक्शंस को लेकर, ताकि किसी भी तरह के भारी जुर्माने से बचा जा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि बैंक में जो पैसा पड़ा है, क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ सकता है? देखिए, ये एक ऐसा डर है जो बहुत से लोगों को होता है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले असली प्रॉब्लम को समझते हैं। ये बेहिसाब पैसा या अनएक्सप्लेन्ड मनी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, अकाउंट में कोई भी ऐसा पैसा जिसे आईटीआर में दिखाई गई इनकम से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और बस सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये नंबर, जरा इसे गौर से देखिए। बेहिसाब पैसे पर टैक्स और पेनल्टी मिलाकर 84% तक जा सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 84%। ये दिखाता है कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम समझेंगे कि ये बेहिसाब पैसे का जाल क्या है, फिर देखेंगे कि रिपोर्टिंग के नियम क्या कहते हैं, लेन देन की लिमिट्स क्या हैं, और हाँ, आखिर में एक सीधी सादी चेकलिस्ट भी होगी जिससे सब कुछ ट्रैक पर रहे। चलिए, इस पूरी बात को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मिलते हैं श्री अजय से। इनकी कहानी से पता चलेगा कि एक छोटी सी चूक भी कितनी महंगी पड़ सकती है। अब यहां देखिए, श्री अजय साहब का केस लेते हैं। 5 साल में आईटीआर में दिखाया कि कमाई हुई 50 लाख, लेकिन बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें निकले 1.5 करोड़। अब सवाल उठा कि ये बाकी का 1 करोड़ रुपया कहां से आया। इसका कोई हिसाब नहीं था। और अगर डिपार्टमेंट इसे अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लेता है तो सोचिए, सीधा 84% तक का टैक्स और जुर्माना, मतलब सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो सबसे बड़ा सबब क्या है? आईटीआर और बैंक बैलेंस दोनों में तालमेल होना ही चाहिए। सवाल ये उठता है कि भाई, टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब पता कैसे चलता है? तो चलिए अब इसी पर आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से नियम हैं जो बैंकों और हम जैसे टैक्स पेयर्स को जानकारी देने के लिए मजबूर करते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो छोटे व्यापारी आईटीआर 4 फाइल करते हैं, उनके लिए अब 31 मार्च को अपने सारे बैंक अकाउंट्स का टोटल बैलेंस बताना कंपलसरी हो गया है। पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था, पर अब ये जरूरी है। और ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी देना अनिवार्य है, चाहे वो सेविंग्स हो, करंट हो, जॉइंट अकाउंट हो, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जो उसी साल बंद करवाया हो। एक भी अकाउंट छूटना नहीं चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई अकाउंट रिपोर्ट करने से रह गया तो उसका नतीजा है सीधी सी पेनाल्टी, पूरे 10,000 रुपए। और मजे की बात यह है कि ये जुर्माना हर एक अनरिपोर्टेड अकाउंट पे लगता है। मतलब अगर 5 खाते रिपोर्ट करना भूल गए तो जुर्माना सीधा 50,000 रुपए हो गया। इसलिए एक एक खाते की जानकारी देना कितना जरूरी है, ये समझना होगा। अच्छा, अब उन खास ट्रांजैक्शन लिमिट्स पर आते हैं जिनको पार करते ही बैंक खुद ही ये जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसे कहते हैं रडार के नीचे रहना। इसे जरा ध्यान से देखिए। एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करना या करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कैश जमा करना, ये सीधा रिपोर्ट होता है। ये लिमिट्स पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स के लिए अलग अलग रखी गई हैं। और ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक लेन देन की रिपोर्टिंग का मामला नहीं है। जैसे ही ये लिमिट पार होती है, डिपार्टमेंट सभी खातों की पूरी जांच यानी स्क्रूटनी शुरू कर सकता है। मतलब एक ट्रांजैक्शन पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को जांच के दायरे में ला सकता है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। देखिए, कानून तो ये कहता है कि सभी बैंकों में जमा पैसे को जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसे कहते हैं रूल ऑफ एग्रीगेशन। लेकिन सच तो ये है कि अभी का जो सिस्टम है, उसमें एक बैंक को ये नहीं पता चलता कि किसी के दूसरे बैंक में कितने पैसे जमा हैं। तो प्रैक्टिकली ये नियम फिलहाल एक ही बैंक के अंदर लागू हो पाता है। पर हाँ, इस पर पूरी तरह से भरोसा करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि सिस्टम तो कभी भी अपग्रेड हो सकता है ना। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए ये सब कैसे काम करता है। खास तौर पे जब बात यूपीआई और जीएसटी की आती है। व्यापारियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस के लिए यूपीआई से 40 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट आती है, तो फिर जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। कई लोगों को इसी नियम की वजह से नोटिस भी मिले हैं। अब हम उन ट्रांजैक्शंस पर फोकस करेंगे जहां कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है। मतलब गलती हुई तो सीधा 100% जुर्माना।
ये 3 नियम गांठ बांध लेने वाले हैं। 20,000 से ज्यादा का लोन कैश में लेना या देना, 20,000 से ज्यादा का प्रॉपर्टी का लेन देन कैश में करना, या फिर एक ही आदमी से एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश लेना। इन सभी मामलों में जितनी रकम ली गई है ठीक उतना ही, यानी 100% जुर्माना लग सकता है। तो इतने सारे नियमों के बीच सवाल उठता है कि कंप्लायंस कैसे सुनिश्चित करें। चलिए इस सब को समेटते हुए एक सिंपल सी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। ये है एक क्विक समरी। बैंक बैलेंस को आईटीआर से मैच करके रखें, सारे अकाउंट्स रिपोर्ट करें, कैश डिपॉजिट की लिमिट याद रखें, बड़े लेन देन का रिकॉर्ड मेंटेन करें और बिजनेस करने वालों को अपनी यूपीआई पेमेंट्स पर नजर रखनी होगी। ये कुछ आसान से कदम बड़ी मुश्किलों से बचा सकते हैं। और आखिर में ये है हमारी मास्टर समरी टेबल। सच कहूं तो ये आज की सबसे काम की चीज हो सकती है। इसमें सारी जरूरी लिमिट्स एक ही जगह पर दी गई हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख कैश डिपॉजिट या क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में भरने की 1 लाख की लिमिट, और बिजनेस के लिए यूपीआई की 40 लाख वाली जीएसटी लिमिट भी यही है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखना काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आज की इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि कहा जाता है कि तैयारी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। सोचने के लिए ये एक जरूरी सवाल है।